अभी आपने देखा कि रैली में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनके उनके अंदर कितना जोश है। अब जिस प्रत्याशी के लिए ये सारा जोश है, पहले उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि जीत के बाद वो किन मुद्दों को प्रमुखता से लोकसभा में उठाएंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करने वाले हैं। तो आज सुबह से कब से एक्टिव हैं आप? मैं तो सुबह 7 बजे से एक्टिव हूँ। अच्छा। सुबह मैंने उठ के पहले एक बैठक में मैं गया हूँ, तो जो उसकी तैयारियों के लिए बैठक की। उसके बाद मैंने 4 गांव का मैंने अपना जनसंपर्क किया। उसके बाद में चारू जी के रोड शो में मैं शामिल हुआ। उसमें 2 पॉइंटों पर रहने के बाद में मोदीनगर में योगी आदित्यनाथ जी और चौधरी जैन जी की जो संयुक्त रैली थी मोदीनगर, उस रैली को करने के बाद फिर रोड शो में शामिल हो गया हूँ। अच्छा, तो ये जो आप अभी पहले प्रोफेसर थे और फिर राजनीति, मतलब आप साथ साथ लेके चल रहे थे अपनी एकेडमिक्स और पॉलिटिक्स, या फिर कैसे झुकाव रहा आपका? नहीं, मैं तो पहले से राजनीति में था, प्रोफेसर तो बाद में बना। स्टूडेंट्स के समय से? स्टूडेंट यूनियन। हाँ। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम मैंने किया उसमें, और काफ़ी मतलब बहुत फेमस था मैं छात्र राजनीति में। काफ़ी मेरी ठीक पकड़ थी। विद्यार्थियों में नौजवान भरोसा करते थे। विद्यार्थी भरोसा, उनके लिए संघर्ष मैंने बहुत संघर्ष किया। उनके मुद्दों को लेकर हमेशा मैं लड़ता था, संघर्ष करता था। उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के लिए जो मुद्दे थे उनके लिए सब लड़ने का मैंने काम किया। हमेशा संघर्ष करता रहा, तो संघर्ष में रहा हूँ। और उसके बाद मुझे टीचिंग प्रोफेशन में मेरठ कॉलेज में ही, जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और उसके बाद हायर एजुकेशन मेरी वहीं से हुई है। उसके बाद वहीं मुझे, और मैं छात्र राजनीति वहीं करता था मेरठ कॉलेज से ही, और उसके बाद ही मुझे वहाँ शिक्षण कार्य करने का अवसर मिला। तो मैं रहूँ प्रोफेसर वहाँ पे कम समय रहूँ। जैसे आप खुद छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, फिर प्रोफेसर रहे, तो युवाओं के जो जितने मुद्दे हैं, मतलब एक यहाँ बड़ा कोई कॉलेज नहीं है, बड़े हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी हो तो मेरठ रेफ़र करना पड़ता है, तो इसके लिए आपका क्या विजन है? एक्चुअली अभी ये जो हमारी सिवाल खास विधानसभा जहाँ अब हम बैठे हैं, ये बागपत लोकसभा का हिस्सा है। और बागपत जो जनपद है, बागपत जनपद में ज़रूर ये परेशानी है कि वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल है नहीं। जो कोई गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित हो, गंभीर बीमार हो, या सीरियस जो भी पेशेंट है, उसको या तो मेरठ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या उसको दिल्ली भेजना पड़ता है। बहुत ज़रूरत है वहाँ की। और अच्छे इंस्टीट्यूशन, जो हायर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, वो नहीं है। इंडस्ट्री वगैरह नहीं है वहाँ पे। तो ये कई सारी चीज़ें मेरे जहन में हैं, सारी चीज़ें जहन में। और मुझे ये भरोसा है कि जिस तरह इस समय प्रदेश के जो बागडोर योगी आदित्यनाथ जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में है, और उनका विज़न भी है डेवलपमेंट की तरफ और करप्शन के खिलाफ। और यही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका विज़न भी है कि देश जो विकासशील ऊंचाइयों को अब न छुए। तो मुझे भरोसा है कि मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि जैसे नोएडा है, लगा सोनीपत है, उसी तरह का डेवलपमेंट हमारे इसमें हो, नौजवानों को रोजगार मिले और यहाँ विकास के अवसर खुलें। सारी चीज़ें करूँगा। एक किसानों से जुड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ किसान बहुत हैं, खेत बहुत हैं, लेकिन हमारी कोई ऐसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। नहीं है, इस हिसाब से छात्रों का जो झुकाव है वो उस तरफ नहीं है। नहीं, अब मेरे हैं उस मन में, मेरे उसमें है बहुत अच्छा कोई रिसर्च सेंटर वगैरह यहाँ पे बनवाने का है, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, उसमें है मेरी कोशिश। अभी हम सर के साथ गाड़ी में थे, लेकिन अचानक से जो है उनको प्रचार में जाना पड़ गया, और फिर अब बड़ी मुश्किल से जो है हम इनके चुनाव रथ पे आए हैं। तो अभी जो बचे हुए हमारे सवाल है वो इनसे पूछते हैं। सर, किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, हर साल जो है यमुना में बाढ़ आती है और उसमें उनकी हज़ारों बीघा ज़मीन कट जाती है, और उनका कहना है कि अगर सरकार एक ठोकर लगवा दे तो उनकी ज़मीन कटने से बच जाए। सरकार के संज्ञान में है ये मुद्दा, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे को लेकर किसानों के प्रति काफ़ी गंभीर हैं, वो चिंतित भी हैं। उन्होंने उसकी योजना बनाई है, और चुनाव के नतीजों के बाद उस पर काम होगा। किसानों की हर समस्या पर सरकार गंभीर है और उस पर काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जैन जी किसानों की हर छोटी छोटी समस्याओं पर और उनको सरकार के साथ साझा कर रहे हैं, और उनके समाधान कराने का वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी से ही फैसला कर लिया कि किसान को अब एनडीए सरकार में किसानों को परेशानी होने वाली नहीं है। एक गन्ने के जो पेमेंट है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी चर्चा दिल्ली तक है, हर जगह है कि एक साल बाद पेमेंट आता है गन्ने का। नहीं, कुछ चीनी मिले हैं, कुछ चीनी मिले हैं ऐसी जहाँ गन्ने के भुगतान का मुद्दा गंभीर है, वो किसानों के सामने वहाँ समस्या है। बाकी चीनी मिले इस समय पर भुगतान कर रही हैं, और सरकार का प्रयास है कि सभी चीनी मिले समय भुगतान करना शुरू कर दें। जो चीनी मिले विलंब से भुगतान कर रही हैं, उनके बारे में भी सरकार सोच रही है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, शामली में अपनी जनसभा में कहा है, चीनी मिल को चेतावनी दी है कि या तो भुगतान समय पर करना शुरू कर दो, वरना आपकी चीनी मिल को बेचकर किसानों का भुगतान करा देंगे। तो मिल मालिक उस चेतावनी से
इस समय गंभीर है और किसानों का भुगतान समय पे होगा, ये हमें भरोसा है। एक जो यूरिया का रेट है, खाद का रेट है, ये खाद और यूरिया, मैं मुद्दे सारे आपके क्षेत्र के छाट के लाया हूँ। जो खाद और यूरिया है ये किसानों को बहुत महंगा पड़ रहा है। नहीं, एक्चुअली में महंगा है उसमें, लेकिन सरकार सब्सिडी भी दे रही है, छूट भी दे रही है। कुछ बिचौलिए उसमें थे पहले, जो बिचौलियों के कारण ये खाद किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था और उसका उनको दाम भी ज़्यादा देना पड़ रहा था। लेकिन अब खाद सहकारी समितियों पर उस पर जो है उपलब्ध रहेगा और सरकार इसको भी लेकर गंभीर है। और चौधरी साहब ने संज्ञान सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया भी है। सरकार ने कहा कि अब किसान के साथ में कोई जाति खाद की, बिजली की, पानी की होगी नहीं। प्रदेश सरकार ने तो किसानों का ट्यूबवेल का बिजली का बिल भी माफ़ करने का ऐलान कर दिया है और वो लागू भी कर दिया है कि किसान को फ्री पानी मिले, बिजली का, उसका ट्यूबवेल का बिजली जो है फ्री रहे, इसका भी कर दिया। खाद के बारे में सरकार गंभीर है, लेकिन किसान को उसकी लागत का मूल्य, लाभकारी मूल्य मिले, सरकार इस पर काम कर रही है। जो लागत है, चाहे लागत उसकी कम करे और या उसका स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशन है उस पर विचार करके ऐसे इंतजाम करेगी जो किसान को अपनी फसलों के वाजिब दाम मिले और समय पर मिले। इस पर सरकार काम करेगी। कर्ज माफी के लिए भी कुछ कर रहे हैं? ये सरकार का मुद्दा, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। सरकार इस पर फैसला लेगी। कर्ज माफी पे, कर्ज माफी के किस किस तरह के कर्ज हैं किसान के ऊपर, जो कर्ज हैं उसके पीछे क्या खामियां हैं, क्या कारण है, जो कर्ज किसान के ऊपर अभी तक लंबी चला आ रहा है, इस सब पे विचार करती है सरकार। और विचार करने के बाद में देखती है किसान की दिशा क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है और क्यों कर्ज जो लंबित है, तो इस पर विचार करेगी सरकार। मैं सरकार के सामने रखेंगे बात, लेकिन अभी मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि मैं तो अभी चुनाव में व्यस्त हूँ और चुनाव की घोषणा में चुनाव में व्यस्त हो गया और अभी तो मतदान है मेरा 26 तारीख को, उसी में लगा हूँ। और 4 जून तक जो चुनाव है बाकी चरणों में, उसके बाद हमें वो चुनाव देखना है। वो चुनाव में लगे हैं। जब सरकार का गठन होगा उसके बाद किसानों की बात सरकार के सामने रखी भी जाएंगी। सरकार खुद गंभीर है किसानों को के उत्थान के लिए। जो चौधरी चरण सिंह जी का नारा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, गांव खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं होगा। इस वाक सूत्र को वर्तमान सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी वो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी धरातल पर उतार रहे हैं। किसानों के लिए, गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं वो लाए हैं और उनका लाभ किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, आम आदमी को मिल रहा है। जो किसान आंदोलन में पे आपकी क्या राय है? जो फिलहाल जो किसान सीमा पे बैठे हैं, किसान हरियाणा की, दिल्ली और आसपास के हरियाणा के और यूपी के किसान तो नहीं है उसमें, लेकिन पंजाब के किसान बड़ी मात्रा में जो मांग कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? वहाँ किसान वहाँ बड़े फार्मर हैं, हाँ फार्मिंग वहाँ बड़ी है, बड़े फार्मिंग है। लेकिन जो किसान अपनी बात रख रहे हैं सरकार के सामने रखें, वो सड़कों पर बैठने से लाभ नहीं होगा। अपना पक्ष रखें, सरकार के साथ खड़े हों और सरकार को अपनी बात बताएं, तो उनका समाधान भी होगा। सरकार करना भी चाहती है। सीधे धरने पे बैठे रहने से ही उनके समाधान नहीं खोजे जा सकते। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारी परेशानियां हैं, बात है, सरकार के साथ शेयर करें, साझा करें। तो सरकारों को तो गठन इसलिए होता है कि वो आम आदमी की समस्या को सुने और उनका समाधान करे। सरकार गंभीर है, करना चाहती है, कर रही है, अब भी किया है, आगे भी करेगी सरकार। तो ऐसा नहीं, वो भी मुद्दा सुलझ जाएगा वो, और किसानों की बात पे विचार किया जाए, गौर करेंगे। जीत के बाद आप कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे बागपत के लिए आपके, ताकि बागपत को भी एक डेवलप्ड हम डिस्ट्रिक्ट बना दें? अभी मैंने बताया कि जो बागपत जनपद से लगा गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा है और बागपत से लगा हरियाणा का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है। तीनों जो जनपद हैं वो कितने उन्नत हैं, वो है ना, विकासशील हैं। और मेरा ये मानना है कि जो ये बागपत है, बागपत में जो भी समस्या मेरे सामने आ रही हैं चुनाव के दौरान, जितना मैं संकलन कर रहा हूँ मुद्दों का, जो गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर जो जरूरी हैं वहाँ के आम आदमी के लिए, कुछ मुद्दे जो आपने प्रमुखता से देखे हो ग्राउंड पे? मैंने तो देखा जो मुझे लगता है, एक तो वहाँ उस जनपद में इंडस्ट्री वगैरह आनी चाहिए और वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री वो लगे भी हैं इस काम पे कि पूरा प्रदेश अब वहाँ पे निवेश हो और उद्योगपति आएँ और अपने कारखाने खोलें, ताकि नौजवान को रोजगार मिले और प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो। तो इसमें बागपत जनपद भी रहेगा। और जो चिकित्सा का जहाँ तक सवाल है, वहाँ बड़े हॉस्पिटल और उच्च शिक्षा जो गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा है उसकी वहाँ आवश्यकता है। IIT वगैरह इस तरह के और बड़े हॉस्पिटल उसकी आवश्यकता में, उसमें अब देखो सरकार का गठन होगा और मुझे जनता आशीर्वाद दे रही है, देगी। मतगणना के बाद में जो नतीजे आएंगे
मैं उन चीज़ों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा। मुझे भरोसा है कि अब जो विकास है वो दूसरे रूप में देखने को नजर आएगा। अभी भी हुआ है, वहाँ विकास हुआ है, अभी भी काम हुए, जो काम लंबित हैं वो आगे बढ़ाने हैं। मुझे जितने काम लंबित हैं या जो काम अधूरे हैं वो आगे बढ़ाने हैं, उस पर काम करना है। तो ये बीजेपी के साथ जो गठबंधन वापसी जो बीजेपी में हुई है, पहले आप सपा के साथ थे रालोद, उसके बाद जो है बीजेपी में आई, ये गठबंधन पे आपका क्या विचार है? मतलब क्या विचारधारा की बात है, क्या मुद्दा रहा है? देखिए इस समय ये राष्ट्र के लिए है, देश को मजबूत करने के लिए है, और देश मजबूत होगा तो हमारा जो हर वर्ग है उसको उसके अधिकार मिलेंगे, उसकी सुरक्षा का इंतजाम होगा। तो ये मुद्दे हैं। अब चौधरी साहब राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले हैं, उन्होंने लिया है, दोनों विचारधाराओं को एक किया। दोनों विचारधारा अलग अलग थी और काम दोनों का एक ही था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर ही हम चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर ही सरकार इस समय काम कर रही है, और उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का काम भी किया है, और इसलिए काम किया है कि वो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को खेत और खलिहान की खुशहाली और देश की खुशहाली को लेकर जो इसको चल रही है सरकार, तो उसका वो एजेंडा है, उसी पे सब साथ है और साथ रहेंगे। लंबा साथ चलेगा, लंबा साथ चलने का संकल्प है। लंबा साथ चलने का संकल्प है, लंबा साथ। तो क्या उम्मीद है 400 पार अब की बार? बिल्कुल 400 पार है ही नहीं, कहीं कुछ कोई नहीं है ना, उनके पास कोई मुद्दे हैं आलोचना के सिवा, उनके पास कुछ है ही नहीं, और उनके पास ना जनता है इस समय, वो जनता उन्हें नकार चुकी है। वो अब इस समय फ्रस्ट्रेटेड है, बाकी उनके पास कुछ है नहीं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनावी जो केंद्रीय एजेंसी इनका दुरुपयोग हो रहा है, तो आप इससे सहमत है? क्या राय है आपकी कि विपक्ष के आरोपों में दम है? जब खराब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जो करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो इसी तरह की बात करते हैं। या तो उनको भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे दी जाए, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो यही कहेंगे कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। एजेंसी अपना काम कर रही है, बेगुनाह आदमी को किसको पकड़ा जा रहा है? इतने सारे हिंदुस्तान की इतनी जनता, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? जिन लोगों ने चोरियां की हैं, जिन लोगों ने देश को लूटा है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ये तो एजेंसियां पहले से करती आई हैं, कभी एजेंसियों को रोका जाता था, आज एजेंसियों को रोका नहीं जा रहा है, तो ये फर्क है। तो दो चोरी करने वाला तो आदमी कहेगा ही कि दुरुपयोग हो रहा। उनके आरोपों में दम नहीं है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। जिन्होंने गलत काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए। ये देश लूटने के लिए नहीं है, देश आम जनता के लिए है, और आम जनता का पैसा है, वो उन पर लगना चाहिए। जो लोग उसको लूटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार कर रही है। इसीलिए वो आज दुखी है, इसीलिए आज वो प्रचार प्रयास कर रहे हैं कि भाई मोदी जी को रोकना है। चौधरी चरण सिंह ने इस सीट से शुरुआत की थी, और अजीत सिंह जी यहाँ से 7 बार जीते हैं लगातार। तो अब इस सीट पे आप मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, उस परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके अंदर भाव कैसे हैं? भाव तो आप समझे, मेरे लिए तो भावुक पल है, भावुक क्षण है कि मैं उस महापुरुष के आज विरासत की सीट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, जिनका मैं भक्त हूँ, जिनका मैं सेवक हूँ, जिनसे मैंने सीखा है, जिनको मैंने माना, और मेरे सामने चुनौती भी है। ये मेरे जीवन की परीक्षा है, और इस परीक्षा में खरा उतरने के लिए मुझे जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। जो क्षेत्र की जनता है, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मैं उनके मूल्यों पर चलूंगा, सिद्धांतों पर चलूंगा, और जो उनकी सोच थी, विचारधारा थी, उनको धरातल पर उतार कर काम करूंगा। ये मेरी तमन्ना है। मैं उस जज्बे के साथ चुनाव भी लड़ रहा हूँ और काम भी करूंगा, आगे बढ़ूंगा। 26 तारीख को मतदान है, मेरे इस दूसरे चरण का मतदान है, और मैं तो सभी से अपील कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने मत से वंचित ना रहे। सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। यही लोकतंत्र को मजबूत करने के एक रास्ता है, और मुझे भरोसा है कोई भी व्यक्ति अपने मत को, आपकी बार ऐसा नहीं होगा जो बूथ तक नहीं जाएगा। हर मतदाता बूथ तक जाएगा और अपने मत का प्रयोग करेगा। सभी से मेरा अनुरोध है, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, लोकतंत्र के लिए करें, और देश की मजबूती के लिए करें, राष्ट्रवाद के लिए करें, किसानों को मजबूत करने के लिए, देश की खुशहाली के लिए अपना मतदान जरूर करेंगे। मुझे ये भरोसा है। मैं फिर अपील करता हूँ उनसे कि 26 तारीख को एक वोट किसी की भी रहनी नहीं चाहिए। सब मतदान बूथ तक जाएं और अपना मत का प्रयोग करें। तो ये थे बागपत के रालोद प्रत्याशी राजकुमार सांगवान जी। आपने उनकी बातों को सुना, आपने ये सुना कि उनके जीत के बाद क्या क्या लोगों के लिए काम करने वाले हैं, उनके साथ लोगों का जनसमर्थन है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है बीजेपी पर और रालोद पर, उस पर वो क्या राय रखते हैं। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।